के मॉडल से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, डर गई है? यार घबराने डराने की बात और किसी से किया करो, हमारे जैसे लोगों से क्यों बात करते हो? वो गुजरात वाले डर जाएंगे। ये गुजरात था सर। ना वो आपको डराने की बात नहीं करते, वो कहते हैं मैं गुजरात के बारे में उनसे डरते हैं। बता रहे हैं, मैं इनको जवाब देने के लिए बता रहा हूं। जब ब्रिटिश सल्तनत की हुकूमत चलती थी हिंदुस्तान में, उस समय यहाँ के देश के किसानों ने उनके सामने आवाज लगाई थी, उसमें से नेता पैदा किया था, उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब तब नहीं डरे। ये गुजरात वाले किसी मॉडल को लेकर हमको डराने के लिए निकलेंगे। लेकिन अब तो वो देखिए, क्योंकि कृष्ण की धरती है गुजरात, भगवान वासुदेव कृष्ण की धरती है, वो कहते हैं कि उनका तो जन्म ही जन्माष्टमी के दिन हुआ। सही बात है, कृष्ण की धरती है, मगर ये उनके संज्ञान में डाल देना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जब तक मथुरा रहे, जब तक यूपी में उनका जो भी लीला कांड का अवसर है, मैं उसकी धार्मिक और आध्यात्मिक बातों पे कमेंट करने का अधिकार नहीं रखता हूं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जब बसे, उसी के बाद ही द्वारकाधीश का टाइटल मिला है। वो द्वारिकाधीश बने, इससे पहले राजा का टाइटल नहीं था। राजा का टाइटल गुजरात में आकर उनको मिला है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब भगवान कृष्ण अब की तुलना या फिर कहें तो वो कहते हैं क्योंकि उनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी पे हुआ, उनकी दादी या नानी उनको कृष्ण कहती थी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब उनको भी लगता है कि हिंदुत्व पर वोट पड़ता है, तो वो उसी लाइन पर चल रहे हैं? नहीं, उसको जिस लाइन पे चलना है उसको मुबारक, मगर उनको खुद के मंत्रियों के बारे में उसकी सलाह गुजरात वासियों के पहले देनी चाहिए। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इसको भगवान नहीं मानता हूँ। वो जो कोई लोग बोल रहे हैं ये उनके मंत्री बोल रहे हैं, पर हट गए वो तो हटा दिया गया उनको। नहीं, हटा देने से क्या फायदा होता है? वो तो बात निकल गई ना, दिल में थी, वो होठों पे आ गई। अब उस पर वो जो बूंद से जाती है ना, वो कहावत है पुरानी, वो फिर ओजो से नहीं सुधरती है। जी चलिए, राहुल गांधी की थोड़ी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी पिछले चुनाव तक तो काफी आ रहे थे गुजरात, लेकिन अब सुना है आने वाले हैं गुजरात के अंदर, और गुजरात में कांग्रेस के प्रचार की कमान भी संभालेंगे। फिलहाल वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में नफरत फैलाई है, उस नफरत के खिलाफ मेरी ये यात्रा है, और ये गुजरात में भी नतीजा देगी। देखो, ये तो एक बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राष्ट्रीय दल, जिन्होंने 50 साल तक हुकूमत अपने परिवार से चलाई है, वो लोग ऐसे एलिगेशन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत चलाई है, नफरत फैलाई है। कौन सा कार्यक्रम ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट ने लिया है जिनसे देश में ऐसी नफरत की आग फैली? क्या मैं पूछ सकता हूं कि कश्मीर में से 370 की कलम हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने किया, इनसे देश में नफरत फैल गई? क्या अयोध्या के अंदर कॉरिडोर का निर्माण करके भगवान राम के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, इससे देश में नफरत फैल रही है? काशी विश्वनाथ की जिस प्रकार की रचना हो रही है, इससे क्या देश में नफरत फैल रही है? इन सब बातों से नफरत नहीं फैल रही है। देश में एक प्रकार सवाल पुरुषोत्तम जी सुनना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं, हम सुनने के लिए आए। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि मैं आपसे सुन के ही कल बाजार में लोगों के बीच में जाने वाला। जी अच्छा, जब ये सीए आता है तो पूरी एक लॉबी कहती है कि नफरत फैलाई जा रही है। इसी गुजरात के अंदर चुनाव से ठीक पहले कॉमन सिविल कोड लेके आती है भूपेंद्र पटेल सरकार। क्या आपको लगता नहीं है फिर नफरत की बात आती है? एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में, तो फिर कांग्रेस और विपक्ष कहता है देखिए कहां है सद्भाव? ये सवाल उठते हैं पुरुषोत्तम भाई। मुसलमान किसी सांसद को या विधायक को मंत्री बनाने से देश में नफरत नहीं फैलती है, और उसकी कैबिनेट में नहीं होने से देश में नफरत का माहौल होता है। ये कोई मापदंड बना के रखा है किसी ने?
आपको कोई घटना का जिक्र करना चाहिए। ये गुजरात की धरती पर कॉमन सिविल कोड कांग्रेस कॉमन सिविल कोड पे मैं आता हूं जी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी गुजरात की धरती थी जहां आप हिस्ट्री निकाल लो कांग्रेस के कालखंड का, कितने रमखान यहां गुजरात में होते थे। मैं सौराष्ट्र का आदमी हूं, हमें अहमदाबाद में आना होता था तो हम पूछते थे कि ये रथ यात्रा निकल गई या कुछ शांति से निपट गया है, तभी अहमदाबाद हम जा सकते, वरना कर्फ्यू में कहीं फंस सकते थे। ये माहौल होता था। आज कर्फ्यू क्या है वो 20 साल की उम्र के बच्चों को पता तक नहीं है। इसको बोलते हैं शासन। लेकिन आप और सीए के कॉमन सिविल कोड में मैं बताना चाहूंगा, जी। इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? एक सीधी सी बात कोई राज्य का मुख्यमंत्री कहता है, मैं तो चाहता हूं ये गोवा में चल रहा है, किसी ने कभी तक आपत्ति नहीं चलाई। आपसे उठे, आपसे पूछा जाएगा 27 साल से आपका शासन है, तब क्यों नहीं करा, अब क्यों कर रहे हो जब चुनाव पास में है? कोई भी अच्छी चीज कभी भी शुरू होती है तो इसको कभी भी लेट नहीं मानना चाहिए। तो चुनाव से ठीक पहले होगा तो लगेगा ना कि चुनाव में फिर एजेंडा सेट करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं। हम तो 27 साल से यहाँ हैं, हमें चुनाव, बीच में कई चुनाव आ गए और चले गए। हमारे लिए ये चुनाव भी अंतिम चुनाव है ऐसा थोड़ा ही है, कई दलों के लिए ये अंतिम चुनाव है। एक देखिए, चलिए, अगर कॉमन सिविल कोड की बात है तो अगर भूपेंद्र पटेल सरकार लेके आ सकती है कॉमन सिविल कोड, तो केंद्र में बीजेपी का शासन ही ले आए। उत्तराखंड भी चुनाव से पहले लेके आता है, गुजरात की सरकार भी चुनाव से पहले लेके आती है, तो केंद्र सरकार ही कर ले पूरा पैटर्न सेट। फिर ये थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो। अभी इस राज्यों में से जो इनका अनुभव आएगा उसी के आधार पर केंद्र सरकार भी सोच सकेगी। वो भी चुनाव से पहले होगा आप कहते हैं? अरे भैया, चुनाव से पहले कभी भी जो ये समय जो होता है जी, वो समय तय करना, वो निर्णय करने वाले लोगों के अपने हिसाब से वो करते हैं, वो करेंगे। मगर इसको हर कार्यक्रम को चुनाव के साथ ही जोड़ना, वो भी कौन सी बात है? अब चुनाव से पहले होगा तो चुनाव के साथ तो जुड़ेगा ही। एक अगला सवाल, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जोड़िए, मगर आप इसमें से ये बताइए कि चुनाव के समय ये कदम सही है या गलत है, वो बताइए ना। कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर क्यों बहस नहीं करते? अच्छा, क्या आपको लगता है, क्योंकि ओवैसी साहब भी आज गुजरात में थे और वहां पर मोदी के नारे लगे, फिर उन्होंने पीछे बोला कि उनकी गाड़ी पर भी, उनकी जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो उस पर अटैक हुआ, क्या आपको लगता है? नहीं, ये किसी भी प्रचार करने वाले किसी भी दल के नेता के ऊपर अटैक का होना, उसी को मैं वाजिब नहीं मानता हूं। मैं उन सभी से सब्र करना चाहता हूं और मैं गुजरात के मतदाताओं को, गुजरात के नागरिकों को आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि गुजरात बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है। अपना जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रमों में कहीं भी धिक्कार और तिरस्कार को कोई स्थान देने की जरूरत नहीं है। सुनना सबको है, करना हमें जो अपने मन में है वो करेंगे। अच्छा, सीए को लेकर आपकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। क्या आपको लगता है सीए को लेकर जो विपक्षी दल कहते हैं और जिस तरह की बयानबाजी देते हैं, उससे कहीं ना कहीं शक पैदा होता है देश की जनता के मन में भी, प्रदेश की जनता के मन में भी? देखो, ये जब कानून आया था और इसका जब जमकर विरोध किया था, तब क्या बता रहे थे, इसको जरा गौर से सुनना। वो लोग क्या कह रहे थे कि आप यहाँ के लोगों का जो मताधिकार है, इनकी नागरिकता जो है उसको समाप्त कर दी जाएगी। ये उनके लिए उस कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है। वो तो किसी को नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का इसमें कोई भी कानूनी प्रावधान ही नहीं है। इसी को उल्टा बनाकर आप देश में प्रचार किया। एक भी किस्सा बता दो कहीं भी किसी का भी इस कानून के तहत किसी का भी अधिकार समाप्त हो गया? जी, चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर की बात है। भारतीय जनता पार्टी की इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? कई लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो वोट काटेगी उसका फायदा आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए आपका रिकॉर्ड बन जाएगा इधर। देखो, मैं ये ज्योतिषी और भविष्यवाणी और ये फिगर्स उसी में कभी मैं पढ़ता ही नहीं हूं। मैं जरूर ये दावा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए इस चुनाव में आगे आएगी। क्योंकि आपका
आपने नरेंद्र भाई के साथ या अमित भाई के साथ काफी लंबे अरसे तक काम किया है, कोई ऐसा किस्सा जिसको आप इस मंच पे बताना चाहेंगे और इस ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, आपने पूछा है तो मैं, मेरा ही डिस्ट्रिक्ट में जब मैं जिला का अध्यक्ष था जी, और उसी समय की एक घटना मेरे स्मरण में आ जाती है। अमित भाई शाह जी शायद स्टेट की कोई ऑफिस बेरर के रूप में थे, अभी एकदम से मुझे स्मरण में नहीं है वो किस पद पर थे, और मोदी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी थे। वो दोनों एक बार अमरेली के दौरे पर आए जी, और उन्होंने बड़े बड़े लेज़र मैंने पहली बार देखे थे, जो बड़े व्यापारी लोग रखते हैं ना इस प्रकार के चौपड़े, वो लेकर आए और हमको बिठा के 2-3 घंटा इसमें प्राथमिक सदस्य की किन किन चीज़ों को लिखना है, कैसे लिखना है, ऐसी हमको सबको समझाने की कोशिश किया। मुझे स्मरण में आता है कि उस समय पहली बार भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ समिति से लेकर जिला समिति तक का रिकॉर्ड गठित करने का काम प्राइमरी रूप से नरेंद्र भाई ने महामंत्री के तौर पे अमित भाई शाह जी ने वो किताबें देकर शुरू किया था। आज वो ऑनलाइन तक की प्रक्रिया में पहुंच चुका है और 44,000 से ज़्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की पेज समितियां बन गई हैं। उस समय हमारे जिला के रिकॉर्ड का अस्तित्व नहीं था, वहीं से उन्होंने संगठन को गढ़ने का काम शुरू किया था। आज उन दोनों संगठन गढ़ने वाले नेताओं ने राष्ट्र की कमान संभाली है और हिंदुस्तान को विश्व में, देश को महासत्ता ले जाने की दिशा में दोनों लोग काम कर रहे हैं। तब संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की छाती गर्व से फूल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम भाई, आप इस मंच पर आए, न्यूज़ 18 के मंच पर आपने अपनी बात को रखा, जनता के समक्ष रखा और बेबाकी के साथ जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां पुरुषोत्तम रुपाला जी के लिए। इस सेशन के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर राजवानी जी को। मैं चाहूंगी वो मंच पर आए और हमारे खास मेहमान को भेंट दें। धन्यवाद दें।